रोहित सर ने वीडियो बनाया है इम्पोर्टेंस टॉपिक्स के लिए। तो यह टॉपिक्स जो चलेगा इस समय वो विलियम चैप्टर से चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विलियम चैप्टर को 7 नंबर में डिवाइड किया गया। मतलब विलियम चैप्टर से 7 नंबर से पूछा जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे अब कुछ वीडियो जो इम्पोर्टेंस होंगे विलियम चैप्टर अर्थात सॉल्यूशन से, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। तो देखते हैं हम लोग विलियम्स का आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा लॉ ऑफ हेनरीज। किसका नियम? हेनरी का नियम होगा। देखिए हेनरी साहब जो बताए थे, उन्होंने जो हेनरी का नियम लागू किया या हेनरी का नियम कहाँ पर लगता है? जब किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसमें हो? गैस की विलेयता किसमें हो? द्रव में। क्योंकि हम लोग विलियम चैप्टर पढ़ते हैं तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है, गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है और द्रव तीनों अवस्था में। इस प्रकार से विलियम के टोटल कितने अवयव मिल सकते हैं? विलियम जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ विलियम बोलेंगे तो 9 टाइप होंगे, ठीक है ना। तो उसमें से एक हेनरी का जो नियम आता है वह क्या कहता है कि गैस द्रव में विलय हो। किसमें हो? द्रव में विलय हो। उसके लिए जो हेनरी का नियम लगता है, जैसे कि मैं बात कर दूं कि जो कोका कोला होता है, पेप्सी की बोतल होती है, उसको खोलने पर क्या होता है? झाग देता है ना, अर्थात उस कोका कोला क्या लिक्विड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की विलेयता की जाती है। उसके लिए क्या दिया जाता है? दाब। तो ऐसी विलयन जिसमें द्रव में क्या मिलाया जाए? गैस मिलाया जाता है, तो वहाँ पर हेनरी के नियम लागू होते हैं। आइए हम लोग हेनरी के नियम से परिचित होते हैं। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं या लिमिटेशन क्या है कि किन किन जगह पर हेनरी का नियम लगेगा, और हेनरी के नियम के अनुरूप कैसा अनुप्रयोग किया गया या क्या प्रयोग, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं हेनरी के नियम पर। तो ये तो हमारा है, किसका लॉ है? हेनरी का लॉ है। देखिए लॉ ऑफ हेनरी में क्या कहा गया है कि स्थिरता पर हेनरी का नियम याद रखना है। हेनरी का नियम जो होता है वो गैस की विलेयता होगी किसमें? द्रव में। मतलब द्रव में किसको मिलाएंगे? गैस में मिलाएंगे। कि मान लो कोई इसमें गैस द्रव भरा हुआ है, द्रव में गैस डालेंगे और गैस डाल के क्या करेंगे? और गैस रुकेगी कैसे? गैस को हमें प्रेशर देना पड़ेगा, अर्थात कोई ना कोई दाब देना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि स्थिर ताप पर हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? गैस के दाब के समानुपाती। देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। मतलब जो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि m समानुपाती p। जो यम है आपका वो क्या होता है? खुली गैस की मात्रा। मतलब उस विलयन में कितनी गैस की मात्रा को घोली जा रहा है, उसके लिए हमने क्या यूज किया? m यूज किया। मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है। p क्या होता है? साम्य पर गैस का दाब। मतलब साम्य का मतलब वह अवस्था जिसपे लिक्विड और गैस को मिलाने पर दोनों की इक्वलिटी शो करना, बराबर हो गया हो। p क्या होता है? साम्य गैस का। तो देखिए क्या होगा? m समानुपाती p। अब समानुपाती को हम क्या कर दे? बराबर में लिख लेंगे। m बराबर के हम क्या मान रहे? समानुपाती स्थिरांक तथा p। तो ये हमारा सूत्र बनता है m बराबर के अनुपात। अब देखो क्या आता है कि डाल्टन के अनुसार क्या कहा गया कि गैस की विलेयता या मोल प्रभाज जो होते हैं, गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। मतलब ये कहा गया कि जो गैस की विलेयता होगी या गैस के मोल प्रभाज होंगे, मोल प्रभाज मतलब उसमें जितनी भी टाइप की गैस मिलाए जाएंगे वह उनके आंशिक दाब पर, कितना दाब दिया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। ज़्यादा दाब देंगे तो ज़्यादा विलय होगा, कम दाब देंगे तो कम विलय होगा। तो वह किस पर निर्भर कर रहा है? डाल्टन के अनुसार क्या है कि जो गैस की विलेयता है
वह गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आंशिक दाब पर। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, क्या चीज़ है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था मतलब क्या, वेपराइजेशन में आंशिक दाब P गैस के मोल प्रभाज या मोल भिन्न, मान लो हमने माना x गैस के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? इसमें कहा गया है कि जो दाब है P आंशिक दाब गैस की अवस्था का वह मोल प्रभाज के समानुपाती, मतलब कि जैसे जैसे P है कि जब हम मोल प्रभाज बढ़ाएंगे गैस के मोल प्रभाज तो उसका प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? P समानुपाती x गैस का मतलब है मोल का प्रभाज। अब यहाँ पर हम x का करें, उसको समानुपाती को हटा दें। यहाँ पर हमने मान लिया क्या? P बराबर KH इसलिए माना कि यहाँ पर हम K माने थे तो KH माना जाता है। x गैस जो KH है वही हेनरी क्या है? स्थिरांक है। तो इसको क्या करें? पक्षांतर कर दिया तो P बाई x हो गया, क्या हो गया? x गैस बराबर KH, और KH क्या है? हेनरी का स्थिरांक। तो ये बनता है इसका समीकरण, किसका? हेनरी के या हेनरी के नियम के आधार पर कि P बाई x गैस बटे P बाई x गैस बराबर KH हेनरी का स्थिरांक। और P क्या है यहाँ पर? प्रेशर साम्य पर। x गैस क्या होता है? यहाँ पर देखो क्या है? x गैस मोल प्रभाज या मोल वेग। अब नीचे हमने 2 पॉइंट लिखा है कि KH का मान सब गैस के लिए अलग, मतलब जैसे जैसे गैस परिवर्तित करेंगे तो उस पर दाब भी अलग अलग हो। कोई गैस हल्की होती, कोई गैस भारी होती है। तो क्या करेंगे कि KH का मतलब हेनरी स्थिरांक का मान सब गैस के लिए अलग अलग, कांस्टेंट नहीं होता है हेनरी स्थिरांक का मान। गैस परिवर्तित की जाएगी तो उसके हेनरी स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। अब देखो क्या कहा जाए कि KH मतलब हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि KH जो होगा व्युत्क्रमानुपाती विलेयता, ठीक है ना? क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती विलेयता। KH का मान अधिक होगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। और जिसकी विलेयता ज्यादा होगी उसकी KH का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर ये बनता है कि हमने क्या लिख दिया कि KH व्युत्क्रमानुपाती 1/, कि विलेयता बढ़ेगी तो KH का मान क्या होगा? कम होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या दिया कि ग्राफ दे दिया है किसके ऊपर? आंशिक दाब और गैस। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x क्या कर रहा है उसका ढलान है KH के मान पर निर्भर करता है। अब देखो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो जो हेनरी के नियम है, यह हेनरी का नियम क्या कहा जा रहा है कि यह नियम केवल तभी लागू होगा जब, मतलब कब यह नियम लागू करेगा। इसमें हमने क्या बताना है कि यह नियम किस कंडीशन पर लागू होगा। तो पहला पॉइंट देखो क्या है कि दाब अधिक ना हो, हमें ज़्यादा दाब क्या हो? ज़्यादा दाब ना देना पड़े। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दाब बहुत कम ना हो, मतलब कि दाब भी इतना कम ना हो कि उसके कार्य ना करे। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। तो गैस होगा वो विलायक में ज़्यादा विलय नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी का नियम आएगा। और चौथा पॉइंट कह रहा है गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, ये ना हो कि हम क्या करें लिक्विड को गैस में मिला दें तो उसकी अवस्था परिवर्तन होता है, उसके आणविक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो ये 4 नियम जो लागू होगा वो गैस के नियम पर तभी लागू होगा, अर्थात दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, गैस विलायक में बहुत कम विलय होना चाहिए, गैस क्या होना चाहिए? विलायक में बहुत कम विलय होना चाहिए, और गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि दाब देने पर वह गैस में है तो गैस में ही रहे, ये ना हो कि गैस देगा और गैस क्या करे? दाब दे तो गैस किस में बदल जाए? लिक्विड में। वह रहे, जैसे ही दाब हटाए वैसे ही वो क्या करे? अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। तो ये 4 नियम हेनरी की सीमाएं हैं। अब यहाँ पे देखो हम आपको एक टॉपिक ये बता रहे हैं क्या? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या
सबसे पहला प्रयोग क्या था कि अधिक ऊंचाई पर, जैसे जैसे हमारे लोगों की ऊंचाई बढ़ते हैं, जैसे हम लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, दाब कम हो जाता है। क्या होता है कि अधिक ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अर्थात जो आरोहक जो पर्वतारोही होते हैं, क्या होते हैं, पर्वतारोही के रुधिर में जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं उनके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होगी। हम लोगों को क्या करेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारे रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन की बार बार कमी आएगी। तो ऑक्सीजन की रुधिर में कमी आती है, इसलिए हमें क्या प्रभावित होता है, कमजोरी महसूस होता है। क्या होता है, कमजोरी होता है, और कमजोरी महसूस होती, और जब कमजोरी हो जाता है तो हम लोगों को एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, उसे कहा जाता है एनॉक्सिया रोग। क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया रोग। तो एनॉक्सिया सॉरी क्या है, एनॉक्सिया जो होता है वह होता है रुधिर में ऑक्सीजन की कमी के कारण। एनॉक्सिया जो बीमारी होती है किसकी कमी के कारण होता है, रुधिर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, इसमें कमजोरी महसूस होती है। क्या महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है। दूसरा देखो, हेनरी ने दूसरा नियम क्या बताया था, इधर ध्यान दो। हेनरी ने दूसरा नियम क्या बताया था कि जैसे कि हम सोडा लाएंगे या सोडा वाटर लेते हैं, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग सोडा लाइन लेते हैं या फिर मान लो कोई ठंडे की बोतल लेते हैं, ठंडा की बोतल कोका कोला है, उसमें हम जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे उतने ही ज़्यादा दिन तक वो चलेगा, और जितनी ज़्यादा मिलाएंगे तो उसकी बोतल को उतनी ही ज़्यादा टाइट से क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो और यही होता है कि जब सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करना पड़ता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर अधिक देना पड़ता है, प्रेशर अधिक देते हैं। ठीक है ना, एक देखो और एक प्रयोग कहा गया है कि समुद्री क्षेत्र में यदि हम गहरे समुद्र में जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं तो उसका दाब अधिक हो जाता है। किसका दाब, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी का दाब बढ़ता जाएगा, और पानी का दाब बढ़ रहा है तो गोताखोर क्या करते हैं, N2 और O2 सिलेंडर लिए लेते हैं पहले। अब तो मान लो हीलियम जाते हैं, क्या होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का एक सिलेंडर होता है। जैसे गैस की रुधिर में घुलनशीलता अधिक होती है, उसमें कहते हैं गैस की रुधिर में घुलनशीलता अधिक होगी, परंतु जब समुद्र से बाहर आने लगते, क्या करते हैं, जब समुद्र से बाहर आने पर दाब कम होगा। जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पानी का दाब कम होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि दाब कम होता है तो गैस की रुधिर में घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो उसमें घुलनशीलता क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। और जब घुलनशीलता कम होती है तो गैस में बुलबुले बनने लगते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है। तो जैसे जैसे घुलनशीलता कम आएगी तो उसमें क्या होगा कि बुलबुले बनने लगते हैं शरीर के अंदर, और बुलबुले बनने पर भयानक दर्द और ऐंठन टाइप की या गांठ टाइप की बनने लगती है। उसी के लिए, उसी के समाधान के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि उस गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, अर्थात अब जो समुद्री रोहक हैं वो जो ले जाते हैं जो सिलेंडर नीचे, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम भी होता है, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम है। क्या कहा जाए, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता को कम बनाया जाता है। तो ये नियम थे किसके, हेनरी के आधार पर बने थे, और हेनरी के साहब के आधार पर इसमें क्या बताया गया था कि हेनरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक से पूछता है लॉ ऑफ हेनरी, हेनरी का नियम क्या है। तो वहाँ पर हम नंबर के हिसाब से देते हैं कि यदि वो नंबर दे रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो आप ये सभी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हेनरी के नियम में, और एक शॉर्ट में पूछा तो ये आपको देना है। तो हेनरी का नियम कहाँ पर लागू होता है, ऑप्शन में भी पूछ सकता है। हेनरी का नियम विलयन दे देगा, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, या फिर द्रव टू द्रव में। तो इसका मतलब हेनरी का नियम कहाँ पर लगता है, गैस को द्रव में मिलाते हैं। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। अब क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या कि हेनरी का नियम P/X गैस बराबर KH, या हो सकता है कि वो दाब न दे करके टेम्परेचर लिख दे। तो जो आपको ध्यान देना है कि आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए।
अब दूसरा हो सकता है कि वो क्या करे, एक तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि वो आपको ग्राफ के आधार पर मतलब हेनरी का ग्राफ, हेनरी के नियम का ग्राफ एक ऐसे बना दे, ये है, हो सकता है इसी को ऐसे दे दे, हो सकता है उसको स्ट्रेट दे दे। तो आपको देखना है क्या होगा कि ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह हेनरी का ग्राफ, उसका ढाल या प्रवणता किसके बराबर होती है, KS के बराबर। अब एक चीज क्या बनाता है, हेनरी का नियम लागू होता है। अब चारों ऑप्शन दे देगा या कोई ऐसा ऑप्शन दे दो जिससे ना मिलता हो, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या ताप अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हुई हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, गैस के आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको भी याद होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव और बना सकता है क्या कि ऐसे दे दे, बताओ किसके नियम का पालन करता है या अनुप्रयोग है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जैसे कि ऊंचाई है गैस के लिए आप, या सोडा पानी वाटर है, या समुद्री गहरे पर, ये सब हेनरी के नियम को बताता है। तो इस टॉपिक से आप इसी प्रकार से लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकते हैं और शॉर्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान देना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने इस पर चर्चा की। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और यदि हमारा चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2021 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।